नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है सभी का। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में, या जिसको पीरियड क्रैम्प्स या आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कष्टार्थ कहते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, बट फिर से एक बार, क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में ज्यादा से ज्यादा जो रुग्ण होते हैं वो कष्टार्थों को लेकर आते हैं। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, उसमें पीरियड क्रैम्प्स या कष्टार्थ ये एक बहुत ही आम बात बन गई है। ये बहुत आम बात है, बहुत आम लक्षण है, बहुत कई बार हम लोग इसको ट्रीट कैसे करें ये परेशानी हमें होती है। सबसे पहले तो मैं इसको दो प्रकार से डिवाइड करती हूँ। एक तो जो आजकल की कन्याओं में, युवतियों में जो होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट देंगे। और जो आफ्टर मैरिज वाला जो एक कष्टार्थ है, इसको हम अलग प्रकार से देखेंगे, क्योंकि कुछ प्रक्रिया आयुर्वेद की जो है वो हम लोग युवा अवस्था में नहीं करते, जैसे युवतियों में बस्ती वगैरह नहीं दी जाती है। इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव हम लोग इसमें करेंगे। तो कष्टार्थों की बात आती है तो कष्टार्थों या मेंस्ट्रुअल पेन, ये वेदना, देखिए वेदना जहां पर भी है, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी मैं फिर से एक बार रिपीटेडली। वेदना जहां पर भी नास्ति शूले विना वातम, नास्ति रुजा वाताद्रुते नास्ति रुजा, मतलब वात के बिना रुजा नहीं है। और जैसे हम लोग रोज पढ़ते हैं कि वातदोष या अपान वायु का स्त्री शरीर में किस प्रकार से रोल है, हमारी हमने पूरी मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी अगर देखी तो उस अवस्था में जो भी सारी तीन अवस्थाएं बताई, जो तीन काल हमने किए हैं, वाताधिक्य का काल, पित्ताधिक्य का काल और कफाधिक्य का काल, तो इन तीनों अवस्थाओं को देखते हैं, या जिस जो भी एक्चुअली अपान वायु का ही कार्य है कि आर्तों को या शुक्र को शरीर के बाहर निष्क्रमित करना। तो अब तो ये अपान वायु के कक्ष में आता है। अपानोपान बस्ती में ढगोचरहा शक्रुन्मूत्र गर्भ शक्रुत आर्तव निष्क्रमण क्रिया, यानी ये निष्क्रमण करना ये अपान वायु का काम है। तो निष्क्रमण करने में जब अपान वायु की कुछ विकृतियां होती है तो ही निष्क्रमण कार्य परिवर्तित होगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा। इसके साथ डिस्मेनोरिया कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी टाइप ऑफ और सेकेंडरी टाइप ऑफ। प्राइमरी यानी जो प्योरली केवल डिस्मेनोरिया है एज पीएमएस सिंड्रोम के रूप में। सेकेंडरी ड्यू टू एनी अदर डिसीज, दूसरी किसी व्याधि के कारण अगर डिस्मेनोरिया डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग सेकेंडरी कह सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आज हम इसको पढ़ेंगे कि फिर से एक बार कष्टार्थों या मेंस्ट्रुअल पेन क्या है। देखिए कोई भी आयुर्वेद के हिसाब से अगर कोई भी संप्राप्ति हमें अगर समझनी है, पढ़नी है, तो ये हम लोग दो प्रकार से खासकर कह सकते हैं। एक तो अवरोध जनित है और धातु क्षय जनित। तो यहाँ पर भी कष्टार्थों पेन दो प्रकार का होता है, एक अवरोध जनित स्थिति से डेवलप हुआ या दूसरा धातु क्षय जन्य, जहां पर प्योर वात प्रकोप हम लोग कह सकते हैं, यानी वात का प्रकोप और धातुओं का क्षय। जैसे वातदोष बढ़ेगा, वातदोष की रुक्ष लघु शीत खर गुण के कारण धातुओं की क्षय अवस्था आएगी। धातुओं की क्षय अवस्था आने से जो पेन डेवलप होता है इसको हम लोग धातु क्षय जन्य कहेंगे। और अवरोध जनित संप्राप्ति, यानी जैसे अपान वायु को कहा तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये अवरोध जनित संप्राप्ति बन जाती है। इसके कारणों का अगर विचार करना है हमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वात प्रकोपक आहार विहार। अभी पीएमएस या शूल जो है, कई बारी 70% महिलाओं में ये रेगुलर रहता है कि वो एज मतलब जैसे ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है ना, वो होता ही है। इट इज रिलेटेड विद द लाइक जीन्स या कुछ फैमिली हिस्ट्री, या माता को अगर होता है तो थोड़ा इसके मतलब बेटियों को भी होने की आशंका रहती है, तो ये एक फैक्टर वहां पर आ जाता है। फिर कई बारी कुछ स्थितियों के कारण, वात प्रकोप हेतु के सेवन के कारण भी ये टेम्पोररीली हो सकता है, यानी हर रेगुलर साइकिल में नहीं होगा लेकिन कभी कभार होता है बीच बीच में। तो इसका कारण क्या होगा? तो ये इसका कारण तो वात प्रकोप ही होगा। तो ये तीन प्रकार का हम लोग कह सकते हैं, धातु क्षय जन्य या मार्गावरोध जन्य या फिर वात प्रकोप कारणों से जो टेम्पररी है, कभी कभार कई ना कई बार ये डेवलप होता है। जैसे हर महिला को जिंदगी में कभी ना कभी तो इस मेंस्ट्रुअल पेन के साथ चलना पड़ता है। इसके कई कारण हैं, इन कारणों का भी विचार हम लोग करेंगे। थोड़ा सा इसको जैसे पेन कैसे कैसे होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। पेन का स्वरूप कैसा होता है?
देयर मे बी थ्रोम्बिंग पेन, लाइक पेन के अलग अलग प्रकार आयुर्वेदिक आचार्यों में जो बताए गए हैं। वर्तीवत पेन यानी एक प्रकार से क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि पूरा एब्डोमेन का एरिया या थाई के एरिया पर ये वर्ती के प्रकार से, यानी पूरा अगर किसी जैसे हम लोग कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने से पहले हम लोग उसको पानी निचोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से ही हमारे आंतड़ों को निचोड़ने वाला इस टाइप का जो पेन होता है ना, इस प्रकार के पेन को वर्तीवत कहा है। मतलब ऐसे लगता है कि पूरा हमारे आमाशय या एब्डोमिनल एरिया को ही ऐसे कुछ टाइप से ये हो रहा है, कपड़े निचोड़ने के समान। तो निचोड़ने के समान अगर पेन है तो इसको वर्तीवत कहेंगे। तोदवत यानी लाइक इट इज लाइक मतलब कुछ चुभने की जैसी पीड़ा होती है, तो इसको हम लोग तोदवत कहते हैं। तोदवत यानी ताड़ के समान या जो चुभन जैसी पीड़ा है उसको कहेंगे। फिर भेदवत, भेदवत यानी कुछ एक ज्यादा तीव्र प्रकार की वेदना हो गई, धातु क्षय अधिक होता है तो ये भेदवत वेदना वहां पर होगी, जो आई थिंक भेदवत यानी बहुत ही ज्यादा कुछ भेदन करने जैसे टाइप का थ्रोम्बिंग टाइप ऑफ पेन, इसको हम लोग कह सकते हैं। आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं इसको हम लोग योनि व्यापद के साथ जोड़ेंगे। आयुर्वेद में सभी जो भी व्याधियां है इसको योनि व्यापद में ही कंसिडर किया गया है। तो कष्टार्थों को कौन सी व्यापद में हम लोग ले सकते हैं, कौन सी योनि रोगों में इसकी गणना की है? तो सबसे पहले तो वातज योनि व्यापद आएगा। जैसे हमें पता है कि वातज योनि व्यापद में भी रुक्षता, पेन, योनिशूल होगा। सन्निपातक योनि व्यापद में भी इसको देख सकते हैं। उद्दावरता योनि व्यापद में भी ये होगा। अंतर्मुखी योनि व्यापद में भी इसको दे सकते हैं। शुष्का योनि व्यापद में परिप्लुता, विप्लुता और सूचिमुखी। जैसे इसके नाम से भी हमें कुछ पता चलता है, जैसे शुष्का में भी वातदोषी प्रकोपित होकर पूरे वजाइनल एरिया को शुष्क बना देता है। उसी के कारण जो भी वहां की क्रियाएं होती है उसके दौरान शुष्कता से वेदना निर्माण होती है। तो देखिए रुक्षता, शुष्कता ये भी कारण है जो धातु क्षय जनित प्योरली हम लोग इसको कह सकते हैं। विप्लुता योनि व्यापद, परिप्लुता योनि व्यापद या फिर सूचिमुखी। सूचिमुखी में ओपनिंग जो होती है वो सूचीवत होती है, तो इसीलिए वहां से जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो जाएगा तो वहां पर वेदना निर्माण होगी। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अभी कष्टार्थ ये कहाँ से स्त्री रोगों में कष्टार्थ ये लक्षण के रूप में कौन से व्याधि में होता है? तो ये रजकशीलता में भी होता है। ये वातज रजोदृष्टि में भी एक प्रकार का पेन होता है। रजोदृष्टि के जो अष्टविध प्रकार बताए, अर्थोदृष्टि के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज वगैरह, तो इसमें अगर वात प्रकार की रजोदृष्टि है तो भी ये पेन होगा। रजकशीलता में भी लाइक रजकशीलता या जिसको हम लोग लीन पीसीओएस या ये कहते हैं ना, इसमें भी एक प्रकार से रज अल्प मात्रा में बनता है, तो इसीलिए जब वो शरीर के बाहर निकलता है तब उस समय भी पेन होता है। वातज रक्त प्रदर में भी पेन हो सकता है। कुछ सार्वदेहिक व्याधि के कारण से भी पेन होता है। जैसे धातु क्षय की बात कर रहे हैं तो एनीमिया अगर है पेशेंट एनीमिक है, पांडु है, तो भी पेन होने की चांसेस होते हैं, तो भी पेन होगा। राजयक्ष्मा में भी धातु का क्षय होता है तो वहां पर भी पेन हो सकता है। शोष व्याधि कई भी कारणों से, कृष्णता, कार्श या शोष व्याधि के कारण भी। और फिर स्थूलता की बात आती है तो हम लोग बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं इसको पीसीओडी के साथ। और पीसीओडी में जो भी सारा मतलब पैथोलॉजी वहां पर होता है ना, तो इसमें भी हम लोग देख पाते हैं कि ये किस प्रकार से पीसीओडी की समस्या में भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पेन होगा। दूसरे इसके जो सिम्टम्स होते हैं, केवल पेन ऐसा नहीं होता है, कई बार पेन के साथ साथ शिरशूल होता है कुछ महिलाओं में जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार पेन इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिपेशन, कई बार ये लूज स्टूल भी होते हैं। तो देखिए ये सारा मतलब जो आर्तव चक्र है इसका परिणाम बाकी के शरीर पे भी या बाकी के फैक्टर्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। कहाँ पर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स थोड़ी बहुत मात्रा में पेन होना ये आपका नेचर स्वभाव होता है। जैसे वात प्रकृति की महिलाओं में पेन को कोरिलेट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दे आर लाइक वेरी टेंडर, डेलिकेट, नाजुक मनोअवस्था होती है, तो वो पेन को ज्यादा फील भी करती है, महसूस भी करती है। कफ प्रकृति कैन बियर द पेन, तो ऐसे हो सकता है। पित्त प्रकृति में अगर पेन की बात करेंगे तो वहां पर बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, लाइक दाह भी हो सकता है। कब हमें इस पेन के बारे में चिंता करनी है, यानी कब हमें वैद्यों का सलाह लेनी है। बच्चियों में अगर ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आगे भविष्य में किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाए, कहाँ क्या क्या हम लोग सोचे। देखिए रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके, और इसके साथ अगर ये लक्षण भी होते हैं तो भी हमें वहां पर प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ये एक कंडीशन है जहां पर
जो टिश्यू लाइनिंग होती है यूट्रस की, ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है और ये आउटसाइड यूटेरस आने लगती है। ऐसे इसके कारण भी पेन हो सकता है। एंड एंडोमेट्रियोसिस इज द मेजर कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स। दूसरा एक है फाइब्रॉइड, बहुत बड़ा आजकल का इश्यू है जिसमें कफ और वात दोनों दुष्ट होते हैं। तो गांठें बनना, तो गांठें बनना, फाइब्रॉइड, यूटेराइन फाइब्रॉइड इज वेरी मच कॉमन। यूटेराइन पॉलिप, सिस्ट के कारण भी पेट में दर्द होता है। तो अगर ये पेट दर्द परसिस्टेंटली 6 महीने से ज्यादा रहता है, जो आपके नॉर्मल सारी गतिविधियों को बाधित कर देता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसी अवस्था में जाकर आपको यूएसजी करानी होगी, आपको चेकअप करना पड़ेगा। और इसमें अगर गांठें निकलती है उसकी साइज देखनी होगी और वहां पर हम लोग बाकी सारी ट्रीटमेंट के साथ चलेंगे। तो जैसे ही ये गांठें आपके फाइब्रॉइड जो है वो घुल जाएंगे, तो ये आपका पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए फाइब्रॉइड के कारण भी पेन होता है, तो वहां पर हम लोग प्रॉपर यूएसजी के साथ जाएंगे। मुझे लगता है पीसीओडी का एक ये मुख्य कारण भी है इस प्रकार से होना। आगे बढ़ते हैं, एडिनोमायोसिस। ये आपकी जो यूटेराइन लाइनिंग है, ये अगर आपके नियर बाय मसल में ग्रो होती है तो एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कि भित्ति जो है वो कड़क मोटी बन जाती है। पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, ये भी एक इसका कारण है, जो इन्फेक्शन से कारण है। आयुर्वेद में तो हम लोग इसको जंतु संसर्ग कह सकते हैं। पीआईडी एक इन्फेक्शन ही है, तो इसमें भी ये हो सकता है। या फिर हम लोग पीआईडी को आर्तोदृष्टि कह सकते हैं, आर्तोवापत कह सकते हैं। दूसरा इसका कारण है सर्वाइकल स्टेनोसिस, और या फिर जैसे सूचीमुखी यौनव्यापत की बात कर रहे थे, तो लाइक नैरोइंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस व्हिच इज कॉज्ड बाय द स्केरिंग एज वेल एज द लैक ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। तो ये एक्चुअली एस्ट्रोजन का लैकिंग मेनोपॉज के बाद ही होता है, बट अगर नॉर्मल अवस्था में भी एस्ट्रोजन कम होता है तो इसके कारण भी एक प्रकार से जो सर्वाइकल एरिया है इसमें कड़क पड़ा आता है, स्टेनोसिस होती है, जकड़ाहट अकड़ाहट होने लगती है। तो ये कुछ कारण है इसके साथ। अगर इसके साथ आपकी एज को भी देखना है, आप किस एज में है, आपको अभी अभी अर्ली प्यूबर्टी की एज है क्या, वो भी देखिएगा। तो फिर आपको ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है पेन के साथ, मेनोरोजिया अगर है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इरेगुलरिटी है इसके साथ साथ अगर आपको, तो आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए रेगुलराइज्ड पीरियड का करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली हिस्ट्री है तो इसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो हम इस पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या फैमिली हिस्ट्री है तो भी अगर कॉज रूल आउट हो गया, कॉज हमें अगर मिल गया, तो भी हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं। कुछ गलत आदतें, कुछ स्मोकिंग है, तान तनाव है, स्ट्रेस है, नींद पूरी ना होना, गलत लाइफस्टाइल के चलते भी ये हो सकता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा ब्रीफली कि कष्टार्थ या मेंस्ट्रुअल पेन जो है इसको कहाँ कहाँ पर किस किस योनि व्यापक के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ और इसमें मैं ये करना चाहूंगी एक प्रकार से कि कहाँ पर इसको हमें और कुछ डिसीज के बारे में, जैसे आचार्यों ने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं इसके लक्षण के बारे में, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं। जैसे अलग अलग आचार्यों ने इस पेन को अलग अलग प्रकार के भाषाओं के साथ भी जोड़ा है। जैसे चरक आचार्य ने इसको वातज योनिव्यापद में जोड़ा है, या सशूल कहा है, या रज कृच्छता कहा है, या सरुज वातज अश्रुदर कहा है, या फिर मंद रजकर्म कफच अश्रुदर भी कहा है। ऐसे सभी आचार्यों ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी इसको रजकृच्छता के नाम से बताया है, यानी इसमें ही कष्टदायी होता है। अष्टांग संग्रह में भी रजकृच्छता या फिर उदावरता योनि व्यापक के रूप से इसको जाना है। फिर अष्टांग हृदय में भी इसी प्रकार से आया है। हरित संहिता में इसको सरुजा वातज आर्तोदुष्टि के नाम से बताया है। माधव निदान में इसको रजकृच्छता के नाम से बताया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसको रजकृच्छता के नाम से बताया। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बता रही हूँ कि ताकि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के नाम से है, बट आयुर्वेदिक रेफरेंसेस इसके जो है ये इस प्रकार से बताए गए हैं। तो जैसे मैंने बताया वर्ती, तोद, भेद, ये इसका पेन का टाइप हो सकता है। इसके साथ वोमिटिंग सेंसेशन होना वगैरह भी कॉमन होता है। इसके साथ अगर आपको डील करनी है तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी की बातें भी हमने की है। कंजेस्टिव टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया है, ओवेरियन डिस्मेनोरिया है, मतलब इसके कारण जो होंगे
ओरियन कॉजेस हो सकते हैं, या कंजेस्टिव कारण के साथ अगर देखेंगे तो इसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज को ले सकते हैं, जहां पर अवरोध जनित संप्राप्ति है तो कफ भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पेल्विक डिस्कम्फर्ट इसमें होगा। फिर मेम्ब्रेनियस अगर डिस्मेनोरिया है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ अगर देखेंगे तो ये फैमिली इंसिडेंसेस इन विच द एंडोमेट्रियम इज शेयर्ड एज अ कास्ट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो बिल्कुल द पैसेज ऑफ दिस कास्ट इज अकम्पनीड बाय द पेनफुल यूट्राइन क्रैम्प्स। अभी और दूसरे कुछ कारणों को मैंने बताया था, बिल्कुल जैसे क्षय में, शोष में, राजेक्ष्मा में ये हो सकता है। कई बार पेल्विक अधेजन्स के कारण भी होता है, या फिर कुछ सिस्टाइटिस वगैरह हो तो भी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके भी एक है, इसमें भी ये सेकेंडरी या दूसरा इसका ये कारण हो सकता है। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार इसके होते हैं। एक तो जैसे लड़कियों में है, या फिर आफ्टर मैरिज है, या फिर कई बार कॉपर्टी वगैरह बिठाने से भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। कुछ आप कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करें तो भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। आप में ज्यादा स्ट्रेस है तो भी हो सकता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। अधिक मात्रा में वात प्रकोपक हेतु का सेवन करना, जैसे अधिक जागरण, अधिक चिंता, शोक, नींद पूरी ना करना, अधिक ट्रैवलिंग है, अधिक देर तक खड़े रहते, यानी वात प्रकोपक हेतुओं का सेवन करना, ये भी इसका कारण होता है। तो सडन टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया इज ड्यू टू लाइक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ये होता है, पेन होता है। तो बहुत ज्यादा बियरेबल पेन नहीं है तो तुरंत आप ईओजी करवाइएगा। या फिर कई बार एबॉर्शंस में भी पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। अगर आपको पहले कभी पीरियड क्रैम्प्स की हिस्ट्री नहीं है और अचानक से आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग है और कुछ पार्ट्स निकलने के जैसे लग रहा है, तो इट मे भी, अगर फर्टाइल एज में आप हो, आप मतलब बच्चे ज्यादा बड़े नहीं है, आपकी मतलब ऐसी कुछ फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर नॉर्मली आप प्रेगनेंसी होती है तो भी अगर अचानक से पेन होने लगा और ब्लीडिंग होने लगी तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एबॉर्शन का भी साइन हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन के साथ साथ अगर हमें अभी ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमने समझ लिया कि कष्टार्थ क्या है, इसके कारण हो सकते हैं। तो इन सभी कारणों के साथ ही हमें ट्रीटमेंट पार्ट को देखना होगा। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा वो है वात दोष ही है। तो वात दोष का अनुलोमन करना, वात दोष के अनुलोमन के लिए आप भले भी जिस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं वो सभी कुछ करिएगा। वात दोष अनुलोमन के साथ थोड़ा हम लोग पहले दीपन पाचन कराएंगे, फिर इसमें विरेचन कर सकते हैं। सबसे पहले तो वात दोष का शमन करने के लिए स्नेहन हम लोग करेंगे, एनी टाइप ऑफ। आप इंटरनली करिएगा, आप मृतपान कर कर प्रॉपर इसमें विरेचन भी करा सकते हैं, या फिर डेली इसको कोई ना कोई मात्रा में खान पान में भी आप बता दीजिएगा। जिस बच्चियों में ऐसी समस्या है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं तो फास्ट फूड खाने की आदतें होती है तो उसको कम करिएगा। वहां पर सादा सिंपल खाना और घृतपान ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप कोई भी स्नेह यूज करेंगे, क्यूट स्नेह है, महातिक्तक है, सिंपली गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, स्नेहन के बाद बारी आती है स्वेदन की, यानी हॉट फर्मेंटेशन। सिंपली फर्मेंटेशन के कुछ अलग अलग प्रकार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्मेंटेशन के लिए आप अलग अलग द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकती है, या फिर गर्म पानी या बैग मिलती है उसके साथ भी आप सेक सकती है। सेक लेना है, पीरियड क्रैम्प्स के लिए सेकना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकने के लिए आप बैग का इस्तेमाल करिएगा। आप सिंपल घर में कुछ भी नहीं है तो आप तवे के ऊपर कपड़ा रखकर भी सेक सकती है। गांव में महिलाएं ईंट के साथ सेक देती है, क्योंकि ईंट के साथ सेकना भी बहुत ही लाभदायी भी होता है, अच्छा भी है, उसके भी कुछ गुण हमें मिल जाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। सेकने के लिए, सेकने के साथ साथ हॉट फर्मेंटेशन के लिए आपके घर में अजवाइन है, हींग रहता है घर में, उसका एक मतलब खड़े वाला हींग लीजिएगा। खड़े वाले हींग को थोड़ा सा छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा गर्म करिएगा, और गर्म करने के बाद उसका जो धूर निकलेगा उस धूर से भी आप सेक सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं जम रहा हींग का लेने को, तो गर्म हींग कीजिएगा, कपड़े में बांध दीजिएगा और इस कपड़े से सेकिएगा। अजवाइन का आप ऐसे कर सकती है, अजवाइन को गर्म कर कर भी आप इसे सेक ले सकती है। हिंगू का ले, इसका ले, या इसके साथ ही आप कोई भी तेल, हिंगू तेल बेस्ट रहेगा। हिंगू तेल से थोड़ा सा संवाहन करेंगे, मतलब एब्डोमिनल एरिया पे अगर आप थोड़ा सा तेल की मालिश कर देंगे तो भी पीरियड क्रैम्प्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ये होता है। बस्ती तो बेस्ट है, बस्ती के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप हेतु को देखिए, हेतु को के अनुसार आप ये कर सकते हैं। जैसे लड़कियों में तो हम लोग बस्ती नहीं देंगे, बाकी मतलब जो आफ्टर मैरिज हम लोग दे सकते हैं, कन्याओं में नहीं देना है। यहाँ पर आप बस्ती के दशमूल काढ़े से लेकर सहचर का है, या फिर आप
शिरबला का यूज कर सकते हैं, नारायण का यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो भी वातशमन द्रव्य है इसमें आप जीवनीय द्रव्य भी मिला दीजिएगा, धातु क्षयजन्य अगर है तो, या अवरोध जनित संप्राप्ति है तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़े तीक्ष्ण इसका भी प्रयोग करेंगे जो कफ जनित संप्राप्ति को भी कम करेंगी। अनुवासन बस्ती अच्छा रहेगा, या फिर पूरा अनुवासन और निरूह ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दशमूल का काढ़ा देंगे और फिर दूसरे दिन हम लोग कोई भी ऑयल का एनिमा देंगे, जो भी आपके प्रकृति के अनुसार ऑयल का चयन करिएगा, या कारणों के अनुसार ऑयल का चयन करेंगे। कुछ नहीं तो तिल तेल का दीजिएगा। आपके पास अगर अवस्था में, यानी तीव्र वेगावस्था में अगर पेशेंट आती है, यानी फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस है और बहुत पेन हो रहा है, मैंने कितनी सारी महिलाओं को देखा है जो घर में पेन किलर रखती है, एक दिन खा लेती है, छुट्टी निकाल देती है और घर में आराम करती है, टैबलेट खाकर निकाल देती है। बट ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मात्रा बस्ती दीजिएगा, तिल तेल का मात्रा बस्ती दीजिएगा, तुरंत आप पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है। जैसे मैंने आपको धूप इसके बारे में बताया, कुछ स्वेदन के बारे, ऐसे भी आप पोल्टिस भी लगा सकती है। पोल्टिस में मैंने देखा है कि हमारे धान्यों का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसमें। वीट का, गेहूं, बार्ली, इसको थोड़ा सा आप ये करिएगा, लाइक पका दीजिएगा गेहूं को, या गर्म कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी डालकर, इसका कल का जैसे बने ऐसे गेहूं का, बार्ली का, या कीनवा का, या कुष्ठ का, इससे आपको एक लाइक सेमी सॉलिड मटेरियल में इसको पकाकर इसका सेमी सॉलिड मटेरियल बनाइएगा, इसको कपड़े में डालिएगा और कपड़े से इसको सेकिए, अभी पोल्टिस बांध दीजिएगा एब्डोमेन के ऊपर, ये भी बेस्ट रहेगा। लेप भी लगा सकते हैं, कुछ हिंगू का लेप लगाइए, हिंगू तेल का लेप लगाइएगा, या फिर पेन रिलीव करने वाले जो अजवाइन वगैरह है, क्यूमिन वगैरह है, धनिया है, उसका पेस्ट लगाकर भी आप लेप लगाएंगे तो भी पेन कम होगा। आपकी मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसका भी लेप पानी के साथ मिलाकर लेप लगा देंगे तो भी चलेगा, वो भी पेन रिड्यूस करेगा। पृथ्वी महाभूत का काम होगा, वायु के अपोजिट वाला। शतपुष्पा प्रियंगु बला तेल का बस्ती दे सकते हैं, शतपुष्पा का बस्ती बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो काम अच्छा होगा, और धातु क्षय है तो बला, चंदन बला कोई भी यूज करिएगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन स्नेह खाने को तो बताया मैंने, स्वेदन, फिर मिल्क के साथ भी आप स्वेदन करा सकते हैं। अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती भी बेस्ट रहेगा, अगर कुछ मतलब पेशेंट कंफर्टेबल है तो उत्तर बस्ती का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल्प कौन से यूज करेंगे, देयर आर सो मेनी चॉइसेस, हमेशा से हम लोग कल्पों की बात करते हैं तो रजप्रवटिनी वटी है, कुमारिका वटी है, संजीवनी वटी का भी आप पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शंख वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें फिर से दशमूल का काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, दशमूलारिष्ट पीने को दे सकते हैं। क्रैम्प के साथ अगर थोड़ा सा फीवर वगैरह है तो सौभाग्य शुंठी पाक या प्रताप लंकेश्वर रस दे सकते हैं। गुड़ जीरक योग अच्छा रहेगा, जीरक और गुड़ खाने को भी दे देंगे तो पेन रिलीव हो जाएगा। इस महिला में खाने में गुड़ का प्रमाण बढ़ाइएगा, यहाँ पर आप गुड़ का काढ़ा बनाकर भी दे सकती है। सिंपल गर्म पानी लीजिएगा, इसमें गुड़ को मिक्स करिएगा, इसमें थोड़ा ब्लैक साल्ट डालकर भी देंगे तो भी पेन रिलीफ हो जाएगा। फिर दशमूल और तिरुत तेल उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं, ओरल विथ यूज करने के लिए दे सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग चाहते क्या है, करते क्या है, तो वात को हमें अनुलोम करना है। ये जो सौंफ शुंठी का पानी बनाकर पानी के रूप में भी पीने को देते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। मेथी दाने को भिगो कर रखिएगा रात भर, सवेरे उठने के बाद पानी पीजिएगा। सौंफ का पानी, शुंठी का पानी, पानक बनाना है, पानक कल्पना हमने उस दिन बहुत विस्तारित रूप से देखी है। हम लोग अभी डाइट का जो सेशन चला रहे, डायटिक्स में भी यही सभी बातें हैं, बहुत सिंपल तरीकों से। आपको कष्टार्थों के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी युक्ति से आप इसको ट्रीट कर सकती है। आप शुंठी का काढ़ा दीजिएगा, शुंठी का शरबत बनाकर दीजिएगा, गुड़ डालिएगा, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मात्रा बस्ती के तो रिजल्ट ड्रामेटिक रिजल्ट है, दूसरे मतलब तुरंत आपका पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट ये तो सारे ट्रीटमेंट के साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करानी होंगी, मोबिलिटी बढ़ाइए, उसके नींद आने के लिए भी कुछ करिएगा। नींद आने के लिए आप नाभि पूरन कर सकते हैं, आप सोने से पहले कुछ नासा में 2 ड्रॉप्स ऑयल डालिएगा, शीरो पीछू कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको कि योनि पीछू भी बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंट बस्ती के लिए तैयार नहीं ना, तो कोई भी शतावरी लीजिएगा, फलगुट लीजिएगा, उसका पीछू रख दे, सिंपल तिल तेल का भी पीछू रखे तो भी अच्छा मतलब रिजल्ट हमें मिलता है। ये पीछू हम लोग कब रखेंगे, अभी पीरियड के दौरान तो नहीं रख सकते, तो जैसे आपकी हिस्ट्री है, पेशेंट हर महीने पेन की कंप्लेंट पेशेंट में होती है, तो डेट के पहले 3 दिन से आपने पीछू रखना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि बाद में उसको पेन होगा। तो डाइट रेजिमेंट तो फॉलो करनी ही है।
डाइट में आप बढ़ाइए मात्रा, द्राक्षा की मात्रा बढ़ाइएगा, आप थोड़ी स्पाइसेस की मात्रा बढ़ाइएगा खाना बनाते समय। इसके साथ आपको खजूर खाने हैं, इसके साथ आपको द्राक्षा खाने हैं, पोमीग्रेनेट खाइएगा, दारिम भी खा सकते हैं, जिंजर चाय पीजिएगा, जिंजर का काढ़ा पीजिएगा। ज्यादा मीठा मतलब जो ब्राउन शुगर या व्हाइट शुगर है वो कम लीजिएगा, इसकी जगह पे गुड़ खाइएगा। फिर उस दौरान अगर आप कुछ यवागु वगैरह भी पिला पिला बना देते हैं, लाइक दाल चावल, और इसमें अगर आपने कुछ मरीच या ब्लैक पेपर वगैरह भी डालकर यवागु उसको पिला दी तो भी वात का शमन हो जाएगा, स्नेहन हो जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में घृत डालिएगा, बहुत अच्छे से काम चलेगा। इस दौरान भी जैसे मुझे रजस्वला परिचर्या में भी खिचड़ी वगैरह बताई है, खिचड़ी घृत के साथ खा सकते हैं। दूध पीने को दीजिएगा भरपूर मात्रा में, दूध 3 टाइम 2 टाइम, जैसे उसकी अग्नि है, जैसे उसका कोष्ठ है, इसके साथ आप उसको दे सकते हैं। कुछ प्रकार के योगासन बताए गए हैं। पित्त प्रकृति की महिला है तो थ्रोम्बिंग टाइप का या फिर जलन वाला पेन होता है तो शीतली प्राणायाम उसको बताइएगा, है ना, तो ये ज्यादा मतलब उसके लिए अच्छा काम करेगा। अनुलोम विलोम बताइएगा, फिर भद्रासन है, गोमुखासन है, वज्रासन है, ये रूटीनली ये महिला फॉलो करे ना, उसके दौरान नहीं चलना है नहीं, बट जैसे महीना भर ये कर सकती है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमारे पास है। बस्ती, उत्तर बस्ती, योनि पिछू है, फिर स्नेहन है, स्वेदन है, खान पान में बदलाव है, कुछ कल्प हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज कीजिएगा, स्ट्रेस रिड्यूस करिएगा। आप योनि परिषेक भी करा सकते हैं। योनि परिषेक के लिए त्रिफला का काढ़ा, दशमूल का काढ़ा भी करा सकते हैं। पेशेंट बस्ती के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो परिषेक मैंने पढ़ाया है आपको। परिषेक में एक विशिष्ट डिस्टेंस से केवल योनि के ऊपर अलग धार देती है, जैसे हम लोग शिरोधारा वगैरह कराते हैं, इसी प्रकार से ये योनि परिषेक होता है। कैफीन, कोका कोला वगैरह बेवरेजेस को रिड्यूस कीजिएगा। कुछ टोबैको स्मोकिंग की आदत है तो वो भी कम करिएगा। रात को सोने से पहले जरूर मसाज कीजिएगा थाई रीजन पे, दशमूल तेल से, नारायण तेल से, बहुत अच्छा रिफिट आपको मिलेगा। कुछ नहीं है तो घर में कोकोनट तेल है तो भी चलेगा, कोकोनट तेल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा पेन कम होता है इसमें भी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। धातु क्षयजन्य और अवरोधजन्य संप्राप्ति के लिए किस प्रकार से ट्रीटमेंट है। क्षयजन्य अवस्था है तो हम लोग ज्यादा स्ट्रेस किस पे देंगे, स्नेहन के ऊपर देंगे। यहाँ पे आप सिद्धक क्षीरपाक कल्पना का प्रयोग कीजिएगा, कोई भी क्षीरपाक, शतावरी क्षीरपाक या फिर अश्वगंधा, शतावरी, रासना, वासा, ये सारे जो वातशामक द्रव्य है इसका भी आप दूध सिंपली घर में भी आप क्षीरपाक बना सकती है। रसोन क्षीरपाक बेस्ट काम करेगा, बिकॉज रसोन इज बेस्ट वातशामन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप योगराज गुगुल ऐड करिएगा। योगराज गुगुल आर्तव स्त्रोत प्रजनन संस्थान को बल देने वाला है, और गुगुल है तो पेन भी कम होगा। इसमें आप चंद्र प्रभावती भी दे सकते हैं जो ओवरऑल एक काम करेगी, अवरोध जनित संप्राप्ति के लिए चंद्र प्रभावती काम करेगी। फिर काश्मीरी या मुदक पर्णी जो जीवनीगण के द्रव्य है इससे बना हुआ जो भी क्षीरपाक आता है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेगा। कुछ बला तेल का भी बताया है आचार्यों ने, महा, फिर नारायण तेल है, तीव्र तले है, काश्मीरी सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो हिसाब से जो भी कारण है इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। स्थूलता है तो स्थूलता के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट कराइएगा, जैसे वरुणादि कषाय है, यहाँ पे मांसपाचक योग का प्रयोग कर सकते हैं आप। रूटीनली कष्टार्थों का पेशेंट है तो रसपाचक रक्तपाचक योग के साथ भी हम लोग इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ आचार्यों ने ज्यादा जो ये दिया है वो इसके ऊपर ही दिया है, मतलब हमें स्नेहन ही करना ज्यादा से ज्यादा ये होगा। स्नेहन का ही बहुत अच्छे सा अच्छा रोल होता है, स्नेहन के साथ ही उपयोग करेंगे तो अच्छा हमें मिलता है। फिर कांकायन गुटिका करके भी एक गुटिका आती है, इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नींब चूर्ण का प्रयोग करिएगा। अजमोदा एक बेस्ट, अजमोदादी चूर्ण, बटर मिल्क छाछ में अजमोदा चूर्ण मिलाइएगा, ब्लैक सैल्ट मिलाकर पीने को देंगे तो भी वात दोष का अनुमन होता है। छाछ भी पीने को दीजिएगा, गर्म पानी पीने को दीजिएगा। गर्म पानी में आप दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी इसमें सौंफ और ओवा डालकर भी पीती है तो भी पेन रिड्यूस होने के लिए बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। जहां पर आपको लगता है कि क्षय की संप्राप्ति है, धातु क्षय है, वहां पर थोड़े से और तो खुलकर आए, इसके लिए आप तिल और गुड़ का काढ़ा भी दे सकते हैं, यानी खुलकर और तो हो जाएगा तो भी उसको पेन नहीं होगा।
यहाँ पर थोड़े से आर्तोजनन के लिए या गर्भाशय को स्टिमुलेट करने वाले जिंजर वगैरह जैसे कुछ उष्ण तीक्ष्ण, या फिर हम लोग इसमें मांस का भी प्रयोग कर सकते हैं, मांस रस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अनुलोमन का भी काम करेगा, और धातु क्षय और या बल कम है तो वो साइज बढ़ाने के लिए, जैसे कि इन पीसीओएस में हमने देखा था, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ पिपली, अश्वगंधा, हरिद्रा चूर्ण का भी प्रयोग करिएगा, वो भी अच्छे से काम करेंगे इसमें। सो मुझे लगता है इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत सिंपल सिंपल उपाय कर सकते हैं। और कुछ योनि पूरन भी कर सकते हैं, नाभि पूरन कह सकते हैं, सॉरी नाभि पूरन, बाकी पूरन तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको योनि पूरन करना है तो भी कर सकते हैं, बट ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान नहीं करेंगे हम लोग। बाकी आपको जो ट्रीटमेंट देती है इसमें भी हम लोग पूरन करा सकते हैं। और एक दूसरा है अशोक चूर्ण लीजिएगा। अशोक चूर्ण को एक कप, आप समझो एक कप दूध ले लिया, 2 कप लीजिएगा, 2 कप दूध लीजिएगा, इसको उबालिएगा, इसमें अशोक चूर्ण डालकर इसको उबालिएगा और इसको आधा कप बनने तक अच्छे से उबालिए। ये फिर अशोक का क्षीरपाक बन जाएगा, थोड़ा सिंपली। तो इसको आप पीते हैं तो अशोक बहुत अच्छे से काम करेगा, पेन रिलीव करने के लिए बहुत अच्छा है इसका। फिर कुकुरमिन का मैंने बताया, हरिद्रा का बताया, एलोवेरा का जूस भी बेस्ट काम करता है। एलोवेरा का पल्प आप हल्दी के साथ खाते हैं, हरिद्रा मिलाकर खाते हैं तो भी पेन कम होगा। गुड़ का प्रयोग करिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, हिंगू का करिएगा, मेथी दाने का मैंने बताया, अजवाइन का बताया, जिंजर का बताया, फिनेल सीड का भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट, पानी भरपूर पीजिएगा और नॉर्मल डाइट लीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, और फिर जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अजवाइन का ये रोल है कि ये मसल को रिलैक्स करने का भी काम करता है। हिंगू तकर के साथ लीजिएगा, हिंगू तकर के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तकर बटर मिल्क फ्रेश वाला पीजिएगा, क्योंकि बटर मिल्क इटसेल्फ इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटीस्पाज्मोटिक और वातशमन के लिए भी अच्छा रहता है। तो इतने सारे उपाय करेंगे तो मुझे नहीं लगता पेशेंट आपका मतलब सफर होगा। आई होप कि हमने सारे पॉइंट्स कष्टार्थों के जो है वो कवर कर लिए हैं। इज देयर एनी डाउट? यस, नमस्कार सभी को, बताइए पीरियड क्रैम्प्स के बारे में और किसी को कुछ डाउट है? कटी स्नान भी ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पीरियड के दौरान साफ सफाई का ख्याल रखें, और 2 टाइम अगर वॉश लेती है महिला तो वो भी क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। आप इसमें शीर्ष बात भी ले सकते हैं, या फिर पैरों को भी आप गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे तो भी पेन रिलीफ हो जाने में मदद होगी। पादाभ्यंग भी कर सकते हैं, रात को सोते समय पैरों को तेल लगाकर सोइएगा तो भी अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। नहाइए 2 टाइम, रिलैक्स फील करिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा, गुनगुना पानी पीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मैम प्रणाम, मैं हिमांशु। नमस्कार। हाँ मैम, मेंसेस के टाइम पे पाद अभियान किया जा सकता है और किया पैरों जा का सकता अभियान? है, अच्छा, यस कोई यस। दिक्कत नहीं होगी इससे फ्लो में? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब आप ऐसे बोल रहे अच्छा। कि स्टिमुलेशन ज्यादा होगा करके? हाँ हाँ। आई डोंट थिंक, हल्का सा करिएगा। अच्छा, मतलब उसको रब रब केवल करना है, ज्यादा पीड़न दाबन हल्का, इस हाँ, टाइप? हल्का ठीक। करिएगा, हल्का से, हल्के से करिएगा, जी। और मुझे नहीं थैंक लगता ऐसे कुछ समस्या आती है। यस। और किसी का कुछ इसमें? यस, कुछ केस है तो भी बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जी मैम, इनके इमरजेंसी में जैसे डिस्मेनोरिया का पेशेंट आता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? मैम म्यूट हो गया है आपका, शिल्पा मैम म्यूट है। यस यस, मैं बात कर रही थी। हाँ बताइए कन्वल जी, बताइए। मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे डिस्मेनोरिया का पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मात्रा बस्ती दे सकते हैं जी। इमरजेंसी के लिए। तो आप इसमें से कोई भी उपचार बता दीजिएगा इसको। लाइक ये जो मैंने बताया था ना, दशमूलारिष्ट का सेवन, दशमूल का काढ़ा बनाकर पीने को दीजिएगा। हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं वो, घृतपान करवाइएगा, जी। भरपूर मात्रा में धूप खाने को लगाइएगा। हिंगू तेल का
वहां पर एब्डोमिनल एरिया पर थोड़ा सा लगा देंगे तो भी हॉट फर्मेंटेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में तो हम लोग बस्ती नहीं दे सकते ना, तो लाइक बट आप ये कर सकती है ना, मात्रा बस्ती दे सकते हैं ना। जी जी हाँ जी मैम जी। मैम मात्रा बस्ती फिर कशीर वाला सहचर तेल हाँ दशमूल चलेगा, काढ़ा की सहचर दशमूल का बेस्ट दशमूल रहता तेल की। है एक्चुअली, दशमूल हाँ अच्छा जी काम करेगा वो सारा। इसमें जी आप मैम मत्स्यासन बताइएगा, जानुशिरासन, भुजंगासन, उत्थित त्रिकोणासन, ऐसे भी कुछ आसन अच्छे बताए हैं। जी मैम जी धन्यवाद मैम। और कुछ डाइट बताइएगा, सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट डाइट। जी मैम हेतु हेतु खोजिएगा पहले। वातज में मतलब जैसे वात है तो स्पॉज्मोडिक टाइप का होगा, कोलिकी टाइप का पेन होगा। वातक कफज में थोड़ा सा कुछ मेम्ब्रेनियस टाइप का होगा, और वात पित्त कफज है तो कंजेस्टेड अवरोध जनित टाइप का होगा। बट आपको अगर ऐसे पेशेंट पासपोर्टिक में रेगुलर में, रहता ना ज्यादा। जी मैम जैसे टीनेजर्स में आती है ना ये प्रॉब्लम, तो ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो टीनेजर्स में ही टीनेजर्स आती है ना आती है इसमें। तो कॉज ही टीनेजर्स के पुट ही आउट होते हैं। करना होगा, उसमें तो लाइफस्टाइल करेक्शन ही बेस्ट रहेगा। और हाँ अनुलोमन जी करना है हमें, बस बस्ती नहीं देनी है, बट वातानुलोमक द्रव्यों का प्रयोग कर कर हम लोग करेंगे इसमें। इसमें या मैम जैसे जो अच्छी का लेप है वो भी मेरे को लगता है हेल्प करेगा, है ना थोड़ा। कौन सा लेप? अलसी का लेप हाँ अतसी अलसी का लेप का भी करा लेप सकते हैं। फ्लैक्सीड अतसी का। फ्लैक्स सीड्स का, फ्लैक्स फ्लैक्सीड। हाँ सीड्स, जी हाँ जी हाँ हाँ फ्लैक्स जी सीड्स पीने को भी दे सकते हैं और लेप भी लगा सकते हैं। जी जी मैम जी। और कुछ किसी का दूसरा कुछ? मैम एक पेशेंट है 45 के अबाउट एज है, तो उनको जो मेंसेस है वो मतलब 2-3 दिन और ज्यादा मतलब रहते हैं। अच्छा, वो हाँ उनका तो रेगुलर पैटर्न है या क्या है? नहीं, वो ये मतलब उनका रेगुलर पैटर्न हो गया है कुछ समय से। अच्छा ओके, बाकी कुछ तो बताइए। इसमें मैम कई बार क्या हुआ कि जैसे मैम स्टॉप ही नहीं हुआ, स्टॉप हो ही नहीं रहा था, स्पॉटिंग हो ही रही थी। तो उस कंडीशन में ये चूर्ण आता है वो तंडुलोदक के साथ उनको दे दिया था, नाग केसर चूर्ण, पुष्यानुक लोल दे सकते चूर्ण। ना, हाँ ऐसे में भी पुष्यानुक, हाँ पुष्यानुक। पुष्यानुक दे सकते ना। हाँ ये तीनों को मिक्स करके तंडुलोदक के साथ उनको एक डोज में ही स्टॉप हो गया। लेकिन हम्म। ये जो हो रहा है हर बार, उसमें क्या करना चाहिए? उसको ना एक बार पूरा पूरा हिस्ट्री लेके अच्छे से एक बार यूजी करवाइएगा, और फिर इसमें हम अच्छा लोग अच्छा। पूरी ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छा। और लाइक एक बार मैं बस्ती देंगे, बस्ती का कोर्स करेंगे तो मुझे नहीं लगता। कॉज रूल आउट करिएगा, देखिए एंडोमेट्रोसिस है क्या, कुछ मायोमा है क्या, फाइब्रॉइड है क्या, देयर आर सो मेनी रीजंस ना पेन के। अच्छा अच्छा। तो कॉज रूल आउट करना पड़ेगा, वातदोष ही है, बट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रहेगा हमारा, वो हम लोग तय करेंगे ना, रूट कॉज अगर हमें मिल जाता है। अच्छा अच्छा। मैम एक बार उनको कुछ खांसी के लिए मैंने मेडिसिन सजेस्ट की थी, तो उसमें अनुपान ड्राई कफ था तो गुड़ बता दिया था उन्होंने, गुड़ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया था, तो डेट से काफी पहले आ गया था उनको मेंसेस। हाँ, उष्ण हो गया ना वो हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग तिल गुड़ काढ़ा अनारतो में दे देते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो अल्पार्टो अभी में मैंने उनको, तिल गुड़ का काढ़ा देते हैं। हाँ अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है पेशेंट को, नी में डिजनरेशन है, तो मैंने उनको शीरबला की मात्रा वस्ती सजेस्ट की है कि आप ये अच्छा लो तो आपका ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम करेगी। इंटरनल मेडिसिन भी दी हैं कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो मैंने बोला शीरबला लो तो आपका ये जो एक्सटेंडेड हो रहा है उसमें भी काम करेगा और डिजनरेशन में भी। अच्छा। और पेन का कारण ना देखिए, पेन एक्चुअली पेन इज रिलेटेड विद साइकोलॉजी समटाइम्स। तो ये अगर है तो जैसे कि एक धारणा होती है कई बार कि मुझे पेन होगा होगा होगा, तो वो होता ही है। तो ये भी थोड़ा सा काउंसलिंग करिएगा, उसका स्ट्रेस रिड्यूस कर, इसीलिए फिर जैसे लाइफस्टाइल में नहाना 2 बार, कुछ ऐसे म्यूजिक सुनना, रिलैक्स रहना, मूड को रिलैक्स रखिएगा। ऐसे भी होता है कई बार, एक दिन पेन होता है दूसरे दिन से कुछ नहीं होता है, तो पहले दिन मतलब होता है तो कई बार पेट साफ नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं। या तो इसीलिए हमें रूल आउट करना है कि ये निश्चित रूप से पेन इज ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन और या कुछ इंडाइजेशन से भी है, हम्म। क्योंकि ये इंडाइजेशन के साथ भी जुड़ता है हमेशा से। और जैसे मैम ये डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम ज्यादातर टीनेजर्स में मिलती है, तो हाँ उनमें हेतु ये भी मिलता है वो लोग फास्ट फूड और ये यस यस अजीनोमोटो यस वाला यस, फूड बहुत ज्यादा लेते हैं। बहुत ज्यादा लेते हैं मतलब जिन अजीनोमोटो तो। बच्चों में ये समस्या मिलती है उन बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब फास्ट फूड से ही होता है, कभी
चाउमीन, यस कभी मोमोज, कभी बर्गर, यही सब लेते यस हैं। यस यस डेफिनेटली है ना। हमने मतलब बहुत बार हम लोग इसके बारे में बोलते रहते, तो लाइक ये तो हमें अवरोध जनित संप्राप्ति हो गई ना, ये यही कारण है ना पीआईडी का, या फिर फाइब्रॉइड का, अर्बुद का, यूट्राइन का, पीसीओडी का। तो ये हमें कम करना है। और ये जो बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज है, ये तो मैंने खुद खा के भी देखा कौन से दोष वृद्ध हो रहे हैं। तो वात पित्त दोष को ही बढ़ाते हैं जनरली, मैंने देखा है मैम। यस यस वात पित्त को अब मैं बढ़ाते हैं। कितना सही हूँ नहीं पता, लेकिन वात पित्त बढ़ता है, मेरा बढ़ जाता है वात पित्त चाउमीन से, मोमोज से और बर्गर से। यस 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 विटामिन, विटामिन के बारे में, विटामिन बी 1 ज्यादा हमें लेना है, विटामिन बी 1। और फिर मैग्नीशियम जिंक का ये स्रोत बढ़ाने के लिए आप खान पान में लाइक बनाना वगैरह भी खा सकते हैं, पाइनएप्पल में है। जिंजर की टी पीजिएगा, बहुत अच्छा। जिंजर का काढ़ा बनाकर लेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं, सिंपल हाँ इसमें। मैम, या दशमूल को आज थोड़ा सेफ रहता है क्योंकि उससे फ्लो भी बहुत नहीं सेफ है। हाँ, जीरा फ्लो भी गुड़, नहीं बढ़ता। जीरक का भी कोई भी कल्प दीजिएगा। जीरक अच्छा, आदि गुड़ गुड़ आता जीरक। है, जीरक अध्यारिष्ट आता है, वो भी दे सकते हैं। और अगर मतलब गर्मी के दिनों में पित्त प्रकृति जीरे प्रधान का अगर पानी भी महिला दे है सकते हैं। तो पानी भी दे सकते हैं हम लोग। फिर ओके। उशी रासों का भी प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिल जाता है। उशी अच्छा रासों मैम, या जैसे फिर खस जीरा, का शरबत। जीरा, हाँ जीरा और अजवाइन का पानी देते हैं तो उससे काफी हाँ पेन में रिलीफ आ जाता है पेशेंट्स को। यस यस मैंने अभी वही सब कुछ बताया, सारा सिंपल सिंपल बताया। और उस दिन मैंने पानक का सेशन किया था ना कन्वल जी, पूरे पानक जो है, चिंसा मैम पानक, बहुत बढ़िया था। ये हाँ सभी प्रकार के पानक आपके मेंस्ट्रुअल पेन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अवरोध है, जी वात है, धातु क्षय के लिए भी उसको रिलीफ, मतलब वो रक्त धातु का पोषण भी हो जाएगा। एंड दे आर रियली ड्रामेटिक, हम लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, बट एक्चुअली दे आर मच नीडेड टाइप ऑफ। जी। तो उसको भी प्रयोग में लाइएगा, सिंपल सिंपल वाले करिएगा। कुछ ये नहीं है, थोड़े गुनगुने पानी से नहाए 2 बार। पेन किलर मत दीजिएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा हम्म, बियर भी करें, आंवले का भी प्रयोग करिए खाने में, आंवला राइट भी मैम। दे सकते हैं। थोड़ा लाइक खट्टा भी दे सकते हैं ना, थोड़ा अचार वगैरह भी। तो इससे भी लाइक वात दोष का शमन होगा, आप खट्टा खाते हैं तो। कोई भी इसमें जिंजर का पिकल, हल्दी का पिकल वगैरह मिलता है, वो भी आपको बहुत ही मतलब अच्छे से काम आएंगे। और मैम स्लीपिंग ऐसी पैड कंडीशन मैंने देखा है कि उष्ण सेक से उपशय मिलता है, जैसे बहुत बॉटल से बहुत सिकाई करने से, जैसे हाँ धूप में हाँ लेटने को बोला है तो उससे यस यस। पेन रिलीफ हो जाता है यहाँ काफी। पर आप ये भी कर सकते हैं ना, धूपन भी कर वात के कटी। कारण होने के हाँ कारण ना कटी शायद। को आप सेक दे सकते हैं यहाँ पर। सिनामोम का उपयोग करिएगा, जो आपको सारे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी क्लॉटिंग का काम करेगा, एंटी स्पाज्मोडिक भी है सिनामोम। और ऑयल मसाज तो बेस्ट है ही। कई सारे ऑप्शन है आपके पास। अश्वगंधा शतावरी लाइएगा, मतलब आहार में लीजिएगा। अशोक का काढ़ा, अशोक कुछ भी, कहीं से भी अशोक जो भी मिले अशोक का, वो सब कुछ करिएगा। अच्छा रिजल्ट मिलता है अशोक का वहां पर। और मृदु विरेचन के लिए आप त्रिवृत लेह भी दे सकते हैं। आप वहां पर कुछ निशोक वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी इजीलीबल अवेलेबल हो। आप गंधर्व हृतकी का आप एरंड तेल पीने को दीजिएगा, एरंड तेल को लगाइए एब्डोमेन के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा वात शमन का काम करता है ना एरंड तेल, बहुत श्रेष्ठ बताया है। रासना अच्छा काम करेगा, रासना गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेशेंट बियर नहीं करता है पेन तो ही वटी गुटी का प्रयोग करिएगा, नहीं तो स्नेहन स्वेदन से काम चल जाएगा। ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। शतावरी तेल का भी एप्लीकेशन ओवर एब्डोमिन या पिचू या फिर नाभि पूरन के रूप में कर सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, परिषेक हो गया त्रिफला का, गुरुची का कर सकते हैं। लेपन के लिए आचार्यों ने बताया है सरसप, लहसुन, हिंगू का लेप भी करा सकते हैं। इन सभी का लेप कराकर आप लगा सकते हैं। फिर कुछ आचार्यों ने हिंगवादी चूर्ण भी बताया है। हिंगवादी चूर्ण हिंगू जैसे ये करता है ना, पेन किलर है। फलग्रुत का पान भी कर सकते हैं आप। कई सारे ऑप्शंस आपके पास है। दूध घृत का प्रयोग कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। स्नेहन, परिषेक, अभ्यंग करिएगा। अस्थापन, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सुकुमार घृत भी काम करेगा, सुकुमार घृत भी दे सकते हैं। इतने ऑप्शंस आपके हैं, आपके पास है। आई डोंट थिंक कि आपको दूसरे कुछ बल्य वाले काम ही करना है। अजमोदा चूर्ण भी दे सकते हैं, अजवाइन बेस्ट है। गर्म पानी के साथ दीजिएगा अजवाइन, बहुत अच्छे से काम करेगा। कटी स्नान अच्छा है।
गर्म पानी के गर्म पानी से भी सेक भी दे सकते हैं आप। गर्म पानी सिंपली आप एब्डोमेन के ऊपर, थाइस के ऊपर रखिएगा, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और फिर जैसे अगर पीरियड में नहीं है, यानी बाकी लाइफस्टाइल में आप थोड़ा मोबिलिटी रखिएगा, मानसिक जो भी कारण है उसको भी कम करिएगा। लाइक कुछ अस्वस्थता है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर हो, हमेशा पेट साफ होने का ख्याल रखिएगा। ऐसी समस्या है तो बीच बीच में आप एरंडेल खाते रहे, एरंडेल की रोटी बनाते रहे। उसमें भी आप देखिए, जो भी अगर आपको ऐसे पेन की समस्या है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ना कुछ वातदोष अधिक है, और सेकेंडरी टाइप का है तो उसको रूल आउट करिएगा। तो हमेशा खान पान वातपिकुटी के लिए जो मैं हमेशा बताती हूँ ना, कुछ उष्ण टाइप का लघु वाला खान पान में मसालों का प्रयोग करते रहिएगा। बीच बीच में पेट साफ होने के लिए एरंड तेल का प्रयोग करिएगा। नाभि पूरन करिएगा, रोज रात को नाभि में तेल डालकर या घृत डालकर, घर में जो भी है वो भी डालिएगा। आप नासा में भी डाल सकते हैं। बीच बीच में शिरो पिचू या सिर पर तेल धारण करने से भी वात अवरोध नहीं होगा या वातदोष प्रकोपित नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको पीरियड काम्स हो रहे, इसका मतलब आप 25 दिन वात शमन के लिए ट्रीटमेंट करेंगे तो 5 दिन आपको तकलीफ नहीं होगी। आप 25 दिन कुछ नहीं करते तो 5 दिन कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है। तो इसीलिए हमें 25 दिन को ज्यादा हमारी प्रॉपर केयर रहती है, लाइफस्टाइल रहती है, तो आई डोंट थिंक कि पीरियड क्रम्स रहेंगे। मैम ये अगर एरन टेल की रोटी का क्या बताया था आपने? एरन तेल हम लोग क्या बताते हैं पेशेंट को कि जवार की रोटी बना रहे हैं ना वो, या चपाती भी बनाते हैं गेहूं के आटे की, तो जैसे हम लोग इसमें कुछ तेल डालते हैं, कभी घी डालते हैं ना, बना हम लोग महाराष्ट्र में क्या करते हैं, आटा गूंथते समय उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि रोटियां नरम बनती है। तो इसकी जगह आप खाने के तेल की जगह आप एरंड का तेल डालिएगा, उसकी रोटी बनाइएगा। मतलब एरंड तेल से पिया नहीं जाता है तो रोटी के साथ तो अपने आप अंदर चला जाता है, तो पेट साफ होने में मदद मिलती है और वातदोष का अनुलोमन शमन होता है ऐसे। जी मैम। और एरंड तेल आप लगा भी सकते हैं एब्डोमेन के ऊपर। एरंड तेल से नाभि पूरन करिएगा। एरंड तेल में कॉटन भिगो कर ये भी आप मतलब लाइक एप्लीकेशन ओवर एब्डोमेन भी करा सकते हैं, बेस्ट रहेगा। पी सकते हैं तो हफ्ते में 1 दिन एरंड तेल गर्म पानी के साथ पीजिएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। वातदोष को नियंत्रित रखना है तो ये सब करना है। अगर आपको पीसीओडी वगैरह की समस्या है तो उसको रूल आउट करिएगा, वहां पर गुगुल, कषाय, विरेचन, अनुलोमन वो सब करिएगा। सेकेंडरी टाइप का कुछ है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह बाकी समस्या है तो वो कॉज को रूल आउट करिएगा। साइकोसोमैटिक पेन है तो पेशेंट को लाइक प्राणायाम, कुछ ऐसी सत्व गुण बढ़ाने के लिए वाला सब कुछ बताइएगा। तो वो मतलब साइकोसोमैटिक टाइप का, या जो एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है ना, बहुत बारी मैंने देखा है कि जो महिलाएं कामकाज पे जाती है जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते हैं, खासकर ट्रैवलिंग कर कर जाना पड़ता है, तो उनमें एक स्ट्रेस रहता है कि अरे मेरी अभी डेट आने वाली है तो मुझे पेन होगा, तो मतलब ऐसे समस्या भी होती है। तो ये कारण भी एक प्रकार सा स्ट्रेस होता है, तो उससे भी थोड़ा सा पेन हो सकता है। बट बस्ती बेस्ट रहेगी। आपको रेगुलर पेन होता है तो आप एक पूरे अच्छे से शोधन करा लीजिएगा और वातदोष को पूरा कंट्रोल में रखिएगा। तो इसीलिए आपको अनुवासन स्थापन बस्ती देते रहेंगे। 1 महीने का कोर्स करेंगे तो फिर भविष्य में नहीं होगा आपको। यस। और किसी को कुछ समस्या, कुछ बताना है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बनाया मैम आपने अभी। और मतलब काफी पेशेंट आते भी हैं मैम, तो अब कम से कम ये होगा कि हाँ सोच पाएंगे ज्यादा। बिल्कुल नहीं, आप मैं इसीलिए मैं आजकल आप देख रहे हैं ना, मैं ज्यादा से ज्यादा सिंपल बताती हूँ, क्योंकि कल्प तो यूज कर करके आप लोग थक गए हैं। सारे कल्पों के नाम तो सबको याद है, तो हमारा पढ़ने का, सीखने का, आयुर्वेद सीखने का क्या मतलब है? हम लोग इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं कि आप पेशेंट्स को कुछ सिंपली फूड एज ए मेडिसिन भी करें। हमारे पास हम लोग हमेशा गुटी वटी क्यों खिलाते बैठे? कुछ अलग अलग भी ऑप्शन सोचिए ना, सिंपल वाले, होम रेमेडीज वाले। क्यों नहीं सोचेंगे? ऐसा थोड़ी है कि आपके पास पेशेंट आता है तो इसको आप बड़े बड़े मेडिसिन बता देंगे तो आप बड़े वैद्य हो गए, ऐसा भी नहीं है ना। यस सर। मैम मेरा एक पेशेंट है, वो इनफर्टिलिटी की थी, और जब मैंने HSG कराया था तो उसका बायलेटरल ट्यूब ब्लॉक आया था, फिब्रियल ब्लॉक था दोनों। तो मैम उसकी मतलब 2 महीने से तो वो चल रही थी, क्या कहते हैं, उत्तरवस्तियाँ थी मैम। तो इस महीने मैम जब मैंने उसका वो कराया था TB PCR तो पॉजिटिव आया था। तो मैंने इसमें बस डिफरेंट यही किया कि मैंने AKT चलाई है उसकी।
तो मैम इस बार जब पेशेंट का फोन आया, मतलब इस बार पीरियड्स हो गए हैं, तो पूछने के लिए कि कब आऊँ मैं उत्तरवस्ती के लिए, तो कहते इस बार ब्लीडिंग नहीं हुई बिल्कुल भी, बहुत कम, मतलब उसको ब्लीडिंग की अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम जब वो आई थी मेरे पास ना। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पता AKT की वजह से। और मैम जो मैं ओरली दे रही हूँ उसमें तो एक क्या कहते हैं, कांचनार, कैल्क्रोसिन और हम्म वर्णनाधिक्वार और हम्म फलकृत। यस मैम, हम्म। यही चल रहा है सिर्फ। और अच्छा, एक आपका AKT। पेशेंट बेसिकली कौन सी इसका था, ये बताइए मुझे जरा। मैम बेसिकली ये था मैम ट्यूबर ब्लॉकेज का पेशेंट है मेरा। अच्छा ठीक है, इनफर्टिलिटी, हाँ ओके हाँ। हाँ, हाँ, यस मैम। फिर। उसको 2 महीने की उत्तरवस्ती हो गई, अभी तीसरी महीने मैंने उसको AKT चलाया था, क्योंकि टीबी हम्म PCRS का पॉजिटिव आया था। हम्म हम्म। तो मैम 1 महीना अभी हो रहा है उसको, मतलब बाकी क्या, AKT खाते। बाकी क्या किया था आपने ट्रीटमेंट, एज ए ट्रीटमेंट लाइक एकेटी के साथ दूसरा क्या किया था? नहीं मैम, सिर्फ उत्तरवस्तियाँ चल रही हैं उसकी बस। हाँ, हम्म मैं पहले वाले उसमें मैंने उसका जो फर्स्ट उसमें आई थी, तो उसमें मैंने उसको नीरू बस्ती और अनुवासन हम्म बस्ती और उत्तरवस्तियाँ की थी। सेकंड में उसका हम्म वमन भी किया था मैम, वमन किया था। और इस हम्म वाले में मैंने उसका विवेचन करा था और उत्तरवस्तियाँ करी थी। इस बार का मेरा प्लान था सिर्फ उत्तरवस्ती का, क्योंकि हो गया उसका हम्म। शोधन था। तो उत्तरवस्ती करने का मैंने करा, पर उस बार उनका ये है कि मैम ब्लीडिंग कम हुई बहुत ज्यादा। ब्लीडिंग का कोई अच्छा, इश्यू नहीं था मैम उनके साथ ना। पर मैंने बस चेन से इतना हुआ है कि AKT चला है बीच में। तो क्या पता तो मैम, क्या तो कि मुझे लग AKT। रहा है ना, प्रकृति कौन सी है उसकी, बहुत ही लीन वगैरह है पेशेंट, तो और ज्यादा नहीं अक्षय हो गया होगा। नहीं नहीं मैम, बहुत पतली नहीं है पेशेंट, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे उससे, ठीक है मैम, तो मतलब normal है। अच्छा ठीक है, नहीं आपने हम्म। गूगल दिया है तो कई बार मतलब रुक्शन ज्यादा हो गया, ऐसा भी है, ज्यादा गूगल दिन नहीं चलाया दिया आपने? मैम मैंने, गूगल नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, कांचनाथ, यस मैम, कांचनाथ। हाँ वही वही, हाँ वही हाँ, वही। यस मैम, सॉरी, हाँ हाँ, यस मैम। तो ये हो सकता है। अभी आपको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट करना है ना उसको, तो पूरा शोधन कर रही है आप, है ना? यस मैम। तो कुछ है, फाइब्रॉइड्स वगैरह है? नहीं मैम, सिर्फ ब्लॉकेज है बस, फिर दोनों ब्लॉकेज है साइड। तो हाँ, दोनों साइड या ब्लॉकेज है। आई अंडरस्टैंड। क्या यस एज मैम। क्या है? एज मैम 45 पे है पेशेंट की। नहीं, 45? सॉरी मैम, 32 है, 32। अच्छा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर यस मैम, यस मैम, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अच्छा ओके। बाकी ओरल कॉजेस देख लिया आपने, सभी कुछ रूल आउट कर लिया? यस मैम, बस ट्यूबल ब्लॉकेज ही है? यस मैम, 2 महीने से मेरे पास है ना पेशेंट। तो अच्छा। बाकी तो उसका सब ऐसा कुछ नहीं था। इसी महीने जब हम्म। उसने अभी आना है, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैम ब्लीडिंग तो हुई नहीं इस बार। तो अच्छा मैंने पेशेंट को बस ये कह के समझा दिया कि शायद आपने AKT चलाई है, तो उस वजह से हुआ होगा। बाकी तो अच्छा उससे इतनी हर ठीक है चीज। ठीक है। थोड़ा तो मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा कोर्स ऑफ ये बदल देगी। आप अभी एकेटी बंद कर दीजिएगा, दूसरे कुछ हम लोग इसमें ट्राई करेंगे ना इनफर्टिलिटी के लिए। मैम उसका टीबी PCR पॉजिटिव आया है। अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर टीबी PCR अगर पॉजिटिव है, टीबी है, तो हम कितना हम्म। भी उत्तरवस्तियां मतलब हाँ ट्यूबर वो ब्लॉकेज कम होना कम जरूरी है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कम होना जरूरी है, कितना भी हमने कर दिया तो। कॉस्ट तो कई बार वही होता है, तो इसलिए मैंने तो चलाया था। इसमें क्या करिएगा, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, आप जो बता रही तो लघु मालिनी वसंत, चंद्रप्रभा वटी और ओके। ऐसे कुछ चलाएंगे हम लोग, तो उसके इस इन्फेक्शन के लिए भी काम होगा, मदद होगी। जी जी और जी एक बारी वो क्लियर भी हो जाएगा। लघु मालिनी वसंत रसायन का भी काम करेगा और जी जी चंद्रप्रभा ये वटी है। भी रसायन के रूप में भी काम करेगी ना। तो ये हम्म। उसको जो समस्या हो रही थी वो भी कम होगी। और हम्म। फिर उत्तर बस्ती के लिए एक मैंने कुछ यूज किया था एक बार, तो वो आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं। जी कुमारी तेल का जी। भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ट्यूबल मैम ब्लॉकेज में ही किया। अच्छा। हाँ हाँ। और आपको क्या लगता है कि धातु क्षय जनित है या अवरोध जनित संप्राप्ति है? अभी ब्लॉकेज जनित है तो लगता अवरोध है। ही है, बट ये स्टिल। मैम उसको एक कंप्लेन और थी कि उसको जैसे मतलब सर्वाइकल कह सकते हैं, मतलब उसको ये, पर मैंने एक्सरे करवाया था, वो नॉर्मल आया था। उसको नेक में पेन था जो रेडिएट करता था उससे। हम्म तो हम्म। ये कह सकते हो कि मैम प्रकृति तो उसकी वात कफज होगी, पर हाँ विकृति कफ वातज हो सकती है, क्योंकि बाकी कंप्लेन्स भी उसकी वातज जैसी ही हैं। अच्छा, तो चंद्र प्रभावती और ये चलाइएगा, मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे आप बता रही है ना, तो उसके ऊपर भी काम होगा। और कुछ इसमें हम लोग ये भी प्रयोग कर कर देखे। फलभृत दिया था आपने, फलभृत? यस मैम, फल से तो 3 महीने से चल ही रहा मैम उनका ना।
10 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेती है मैम वो। थोड़ा फल फ्रूट बंद कर शतावरी फ्रूट दे देते हैं फिर, ठीक है मैम, ठीक है ना, शतावरी फ्रूट दे दीजिए। शतावरी और इसका अच्छा रोल है एक्चुअली इसमें। कुमारी भी दे सकते हैं, कुमारी भी, जैसे मैंने कुमारी तेल का बताया ना, तो शतावरी का कुछ ऐड करिएगा। शतावरी अश्वगंधा या शतावरी घृत या फिर कुछ भी, शतावरी अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है। तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े बता दीजिएगा उनको। बाकी जी पार्टनर में तो कुछ नहीं है ना? मैम, मेल पार्टनर में थोड़ी मोर्टेलिटी कम है, पर अभी पहले मैं ब्लॉकेज में ही काम करी थी, तो मैंने कहा उसको छोड़ देती हूँ अभी। अच्छा, ओके ओके। पुष धनवा चलाया था मैंने, पुष धनवा 10 चलाया था हस्बैंड का। बीच ज्यादा में थोड़ा नहीं कैस्टर ऑयल दीजिएगा, बीच में कैस्टर ऑयल दीजिएगा अनुलोमन के लिए थोड़ा सा, एक हफ्ते में एक बार उसको मैम, दीजिएगा। किसको? फीमेल पार्टनर को? हाँ, फीमेल पार्टनर को दीजिएगा। ओके मैम, और जैसे मेल की अभी इसमें मोटिलिटी कम है बोल रहे हैं ना आप, यस मैम। तो उसको कुछ चलाइए ना, मूसली पाक वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रौंच अच्छा मैम, पाक, मैं शुक्रवल्लभ वो रस। तो चलाऊंगी। अभी मैं सोची जरा फीमेल का ही सही से कर लेती हूँ, तो ओके ओके। उसमें अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर मैं मेल पार्टनर में भी देख लूंगी यस फिर यस कल यस। से और फीमेल। ब्लॉकेज के लिए आप ना उसको जिंजर का काढ़ा भी बता दीजिएगा, जिंजर का काढ़ा। हाँ तो अच्छा, जिंजर का काढ़ा मैम? हाँ, जिंजर का काढ़ा पानक के रूप में बताइएगा। थोड़ा सा जिंजर कैसे स्टिमुलेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और रोग कम करेगा ना, आम पाचन करता है ना जिंजर। आपने आम और मैम, पाचन किया था ना पहले, हाँ यस मैम, यस मैम। तो ये आप थोड़ा चलने रहिए, जिंजर का कोई नुकसान नहीं है, वो चलने दीजिएगा थोड़ा सा। लाइक ठीक है। दिन में एक बार वो पिए, जिंजर का काढ़ा बनाकर पिए, या जिंजर ऐसे ही मतलब सेंधा लगाकर वो खाए तो भी अच्छा होगा। जिंजर अच्छा रहता है ब्लॉकेज में और रोग जो कम करने के लिए। मेन जो इसका मैम ब्लीडिंग कम हुई है, क्या कारण हो सकता है मैम इससे? अभी मतलब अभी एक इससे हम लोग नहीं ये करेंगे, एक ही साइकिल में हुआ है ना, यस मैम, हाँ अभी ही हुआ है। एक ही दो साइकिल में हुआ है, तो मुझे लग वही मैंने इसीलिए बता दिया कि आप एकीटी बंद करा कर ये थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चेंज कर कर देखते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली होता है तो फिर हम लोग, मुझे लगता है कि इसमें हमें और थोड़ा सा फिर रोहन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मे बी ड्यू टू कुछ। यस यस पाती। मैम जी एकीटी क्या है? अमृता किशोर त्रिफला? नहीं नहीं मैम, ये मैम उसकी है, टीबी की दवाई है ना। एटीटी है जो? वो ठीक है ठीक 84 पे आता है ना मैम, नाम आता है उसका ऐसा ना। है, ठीक 80 है चलाई है मैम। जी। मैम मेरी भी 2 पेशेंट है जो कंसीव कर गया, आपसे मैंने ट्रीटमेंट पूछा था उसका। अरे वाह, वेरी नाइस। यस यस। कंग्रेचुलेशन मैम। हाँ मैम, एक पेशेंट थी, मैंने थोड़े दिन पहले आपसे डिस्कस किया था, 1 महीना पहले, कि उसकी एज 41 ईयर हो गई थी। तो वो आई थी कि उसका एक बेबी तो था, पर अभी उसके बाद ना 15 ईयर्स तक कोई कंसीव नहीं हुआ उसको, एक बारी भी। वो चाहती भी अच्छा नहीं थी, पर पिछले अच्छा 5-6 साल से ट्राई कर रही थी। अच्छा तो ऐसे मेरे पास रेफर किया किसी ने कि कह रहे हैं कि अब कंसीव करना चाहती है पेशेंट। तो मैम जिस दिन अच्छा वो आई थी उस दिन उसका 12th डे था मेंसेस का। अच्छा तो मैंने पहले तो उसको ओव्यूलेशन डे बता दिया कि 12 से 16 जो है, इस डे जो है ये आपके डे है, फर्टाइल डेज है। तो हाँ, फिर वेरी उसके बाद नाइस। मुझे लगा इसको और क्या दें, तो मैंने कुमार्यासव, शतावरी और आंवले चूर्ण, यही तीनों चीज दी उसको। तो मैम यस अगले अभी 15 दिन बाद ना फिर से आई वो, थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले। तो मैं या कह रही अभी ना इस बार मुझे पीरियड्स आए ही नहीं है। तो मैंने अच्छा। सोचा कि ऐसे ही नहीं आए होंगे, मैंने यूपीटी कराया तो मैम पॉजिटिव। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा है, चलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है फिर, और पेशेंट को रिजल्ट मिल रहा है, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी मैम। यस। और कुछ किसी का? आप करिए सरिता जी इसमें चेंजेस, यस मैम। मैम इसमें एक तो और जिंजर उसको काढ़ा ऐसे ही चलाऊंगी। काउंसल करिएगा ना, कभी कभी होता है, देखिए पीरियड्स में ब्लीडिंग होना कभी कभी हो सकता है, ड्यू टू देयर आर मेनी रीजंस, लाइक हार्मोन्स है, स्ट्रेस फैक्टर है, डाइट है, बहुत सारे कारण होते हैं। एक ही बारी से हम लोग कोई अंदाजा नहीं करेंगे। अभी हमारे हाथ में जो है वो हम लोग मतलब थोड़े से मेडिसिन चेंज करेंगे, ओके मैम। है ना। हाँ यस मैम। और मैम एक मेरा सक्सेसफुल केस हुआ है, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ करिए, जरूर जरूर। यस। एक्चुअली मैम ये आम बात की पेशेंट है, और मैम ये जब मेरे पास आई थी तो मैम इसके दोनों जो दोनों शोल्डर है उसमें इतना पेन था कि वो उठा नहीं सकती थी। बाकी मल्टीपल्स तो थे उसके जॉइंट्स, और एक हाथ में भी कह सकते हैं कि टेढ़ापन आ ही गया था उंगलियों के में।
तो काफी परेशान होकर आई थी पेशेंट। और मैम हफ्ते हफ्ते वो मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन लेती थी, और जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी एक वो था, क्या एलर्जी बोलेंगे मैम उसको, पक रही थी, मतलब मोटे मोटे फोड़े होते थे उससे। अच्छा। तो वो नहीं लेना चाहती थी। दूसरा एम्स से चल रहा था उसका ट्रीटमेंट, तो उन्होंने ये भी कहा कि लीवर भी तुम्हारा डैमेज हो रहा है, तो उसका भी चल रहा था मैम उसका ना। अच्छा। तो वो बेसिकली आयुर्वेद में इसलिए आई थी कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं लेना है। अच्छा। हाँ, तो मैम तो मैंने मैम उनका बालिका स्वेद भी करवाया था, और मुझे तेल से मैंने स्नेहपान देख करवा के उनका अच्छा। मैंने वो करवाया था, क्या कहते हैं, विरेचन करवाया था। हम्म। और विरेचन के साथ मैम फिर उनका मैंने बालिका स्वेद 20 दिन तक तो चला मैम उनका। फिर लेखन बस्तियां चलाई थी मैम मैंने इनकी। अच्छा, वेरी नाइस। बस्तियां थी। अच्छा। तो मैम पेशेंट को खैर मतलब मेरे पास आके 7 दिन के बाद ही काफी आराम हो गया था, काफी, मतलब वेरी नाइस। काफी। हाँ, बहुत रोती थी पेशेंट वहाँ पे, पर काफी उसको आराम हो गया था। पर मैम जब उसके अब मैं जब मार्कर्स करवाए तो उसका आरएफ फैक्टर जब वो मेरे पास आई थी 17 था मैम। तो जब अच्छा। मैंने लेखन बस्तियां कंप्लीट कर दी तो उसका आरएफ फैक्टर मैम, एक्चुअली मैंने उसकी फाइल भी सामने रखी हुई है, इसलिए मैं बता रही थी मैम। तो आरएफ फैक्टर अच्छा। मैम 16.71 आया था, आ गया है ESR 28 और CRP 8.44 आफ्टर मैनुआसन बस्ती मैम। फिर उसके अच्छा। बाद मैंने सॉरी लेखन बस्तियां सॉरी। अच्छा। फिर उसके बाद मैम मैंने इसको विरेचन कल्प भी दिया। मैम उसके बाद जब वो फिर पेशेंट आई तो अब तो काफी ही उसको बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। और हाँ मैम बात मैम उसने मिथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन उसने बीच में लिया, मेरे कहने से लिया था, वो लेने को तैयार नहीं थी। पर आरएफ फैक्टर 17 देख के मैं डर गई थी, मैंने कहा तुम एक बार ले लो फिर देख लेंगे। तो उसके बाद मतलब 2 तारीख को लिया था उसने, 2 फरवरी को। आज हो गई हमारी वो हफ्ते हफ्ते लेती थी इतने बुरे हाल से। तो अभी तक वो लेने को तैयार भी नहीं है ना, उसको कोई दिक्कत है मैम, कोई दिक्कत है भी नहीं। और तो यस मैम अभी कल परसों का जो मैंने कराया आरएफ फैक्टर उसमें विरेचन कल्प के बाद मैम तो 14.36 आया है, ESR 23 आया है, काफी डाउन हो चुके हैं मार्कर्स भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस यस, आप काफी एक्सपर्ट है बस्ती वगैरह देने में। नहीं मैम एक्सपर्ट नहीं कह सकते, बस काम कर रहे हैं ना। मतलब देती है ना स्ट्रांगली, लाइक सभी प्रकार की बस्ती का यूज करती है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। ना केवल लाइक आप लेखन या अपन बस्ती भी दी उस दिन आपने, अच्छी बात है ना, ये सभी कुछ प्रयोग में करना भी चाहिए हमको। एक्चुअली मैं इसके लिए सीरियसली सर को बहुत थैंकफुल हूँ, डॉक्टर नवीन जोशी सर का और मैम सर आप लोगों का, क्योंकि इसमें ही मैंने डॉक्टर US निगम सर से बातचीत करी, उन्हीं की मेरे पास बुक है। तो मैम मैं कहीं पे भी अटकती हूँ तो सर को कॉल कर देती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ डॉक्टर US सर को भी। तो मैम वहीं से आयुष दर्पण से ही सब किया है और वहीं से कर रही हूँ। तो वहीं से मतलब मैं यही कहूँगी कि मैं मैम सीरियसली आप लोगों को सीख रही हूँ तब कर रही हूँ। पर हाँ रिजल्ट मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मैम, इसलिए मैंने अभी बोला कि आम बात ऐसी चीज है कि लगता है कि नहीं ये ठीक हो सकता। और पर ये पेशेंट के ये भी नहीं कहेंगे सिर्फ दर्द में आराम है, मार्कर्स भी डाउन हो गए हैं। तो मेरे को लगा कि बताना चाहिए। तो नहीं सही बात है, आप बताएंगे तो सब लोग मतलब सुनते भी है ना फेसबुक पर इधर उधर, तो उनको भी लाइक समझ में आता है ना कैसे हम लोग कर पाते, क्योंकि आम बात को लेकर तो बहुत समस्या होती है ना, पेशेंट को कन्विंस करना, पेन रहता है और आम बात कष्ट साध्य ही है ट्रीटमेंट करना। यस मैम वो आती थी तो यही बोलती थी मुझे आके कि मुझे नहीं, मेरे वो थेरेपिस्ट बताते थे कि मैम वो रोती हैं कि मैंने कभी ठीक नहीं होना, और अब इतनी खुश है अब कि अब तो कुछ भी करवा दो। अभी मैं दोबारा उसको कहा कि मैम थोड़ा पेन है, दोबारा से बालों का स्वेद अपने आप ये करवा दो मेरा फिर से। मैं ठीक है आ जाओ। यस यस यस, डेफिनेटली काफी मतलब विश्वास ही बढ़ रहा है मैम, मतलब लेकिन उनको पथ्य पालन आहार विहार बताते रहिएगा, एक बालू का स्वेद वगैरह वगैरह, आम ना बनने दे शरीर में, वो सब कुछ आप बताते जाइएगा क्योंकि वो जरूरी है। इसमें जो आपने अभी बताया ना कि रोटी में जो है थोड़ा सा वो डाल के एवन तेल वाला, ये मुझे सही लगा कि मैं इस पेशेंट को शायद लाइफ के लिए बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र में बहुत यूज करते हैं, आम के हर पेशेंट को हम लोग रोटी बता देते हैं, क्योंकि पीना कभी कभी मुश्किल हो पाता है ना, एरंड तेल को अच्छा नहीं लगता ना, तो घर वाले ऐसे खाना बना दे कि पेशेंट को पता भी ना चले कि उसमें एरंड तेल डाला है, कब क्या पता चलता है ना, रोटी गूंथते आटा गूंथते समय डाल दिया। मैंने कहा ये मैं उसमें ट्राई करूंगी, विरेचन कल्प तो 3 महीने चले। और आप इसमें ना ये पानक का भी, चिंचा पानक और शुंठी पानक का भी ट्राई करिएगा, बहुत आराम मिलेगा। सौंफ, अजवाइन सभी प्रकार के रोज एक एक उसको बदलकर पीने को दीजिएगा, आम शरीर में बनेगा ही नहीं इसके। यस मैम, अभी तो मैंने पंचकोल काढ़ा मैम उसको दिया है बनाने। यस
वही टाइप का है, बट इससे सिंपल, लाइक औषध नहीं लगना चाहिए उसको, ऐसे मजा आना चाहिए कि चलिए मैं औषध नहीं पी रही हूँ, ऐसे लगना चाहिए ना उसको, दवा नहीं ली है। बिल्कुल। तो आई थिंक आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और आप ऐसे ही काम करते रहिएगा बिल्कुल, हम सभी मिलकर। तो बहुत बहुत आभार सभी हमारे वैद्यों का, दर्शकों का भी, डॉक्टर शुभ्रा जी, डॉक्टर गीता जी, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर सुनील सर, सभी हमारे वैद्य वर्ग, डॉक्टर दिग्विजय सर जी, सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी को। चलिए शुभ रात्रि, फिर कल मिलते हैं। कल शायद हमारा ये है पीवी तिवारी लेक्चर सीरीज है, मैं चेक करती हूँ कल। यस, ठीक है।